हेलो एवरीवन। आप सभी का आपके अपने चैनल जीएस बाय किरण में स्वागत है। आज की क्लास में हम जो एमसीक्यू सोल्व कर रहे थे जीएस के एक सीरीज स्टार्ट कर रखे हमने 1000 एमसीक्यू की, उसी को कंटिन्यू करते हुए आगे आज हम कुछ जो साइंस के क्वेश्चंस है वो सोल्व करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट रिलीज एन एंजाइम। जो नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो पार्ट है हमारी बॉडी का वो एंजाइम से वो रिलीज नहीं करेगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एंजाइम्स क्या होते हैं। एंजाइम्स प्रोटीन से बने हुए सब्सटेंसेस है जो कि हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शनिंग चल रही है उसको एनहांस करते हैं, उसको मतलब प्रॉपर चलने में उसकी हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास सैलिवरी ग्लैंड, सेकंड है इसोफेगस, थर्ड है स्टमक, फोर्थ है पेनक्रियाज। तो जो सैलिवरी ग्लैंड है ये भी एक एंजाइम रिलीज करती है जिसका नाम है सैलिवरी अमाइलेज, जो कि माउथ में कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन होता है उसमें मेन रोल प्ले करता है। सेकंड ऑप्शन अपने पास इसोफेगस, फोर्थ है स्टमक। स्टमक है वो पेप्सिन, रेनिन ये एंजाइम से रिलीज करता है। रेनिन है वो जो छोटे बच्चे होते हैं 2 ईयर तक के जो बच्चे, 3 ईयर तक के, 2 to 3 ईयर तक के जो बच्चे हैं उनमें रिलीज होता है रेनिन। एंड पेप्सिन है वो तो हर एक अडल्ट पर्सन में रिलीज होता है जो कि प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। पेनक्रियाज है वो भी अलग अलग एंजाइम्स रिलीज करती है, जैसे कि इंसुलिन का ही हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। तो अलग अलग एंजाइम्स है वो रिलीज करते हैं, स्टमक भी, पेनक्रियाज भी, सैलिवरी ग्लैंड भी। बच गया कौन? इसोफेगस। इसोफेगस क्या होती है? जो हमारी फूड पाइप होती है, फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं? इसोफेगस बोलते हैं। तो जो फूड पाइप है वो किसी टाइप का कोई भी एंजाइम है वो यहाँ पर रिलीज नहीं करती है। तो अपने पास जो राइट आंसर होगा वो होगा इसोफेगस। इसोफेगस से कोई भी एंजाइम रिलीज नहीं होगा। तो बी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग डज नॉट हैव अ काइनेटिक एनर्जी। कहाँ पर जो कौन सा सब्सटेंस है, कौन सी सब्सटेंस की मूवमेंट हो रही है जिसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट है रोलिंग स्टोन। कोई भी एक स्टोन हम रोल कर रहे हैं, लुढ़कता हुआ जा रहा है एक जो स्टोन है वो, तो उसमें क्या काइनेटिक एनर्जी होगी? हाँ होगी। वो कंटिन्यूअसली मूव कर रहा है तो मूवमेंट हो रही है तो ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी तो वहां पे होगी। सेकंड है फॉलिंग कोकोनट। कोकोनट प्लांट से नीचे की तरफ गिर रहा है तो उसके अंदर भी क्या जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि उसमें भी मूवमेंट हो रही है। नेक्स्ट है रेश हैमर, जो उठा हुआ हथौड़ा है, क्या उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी? मूविंग कार, कार है वो मूव कर रही है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी। तो रेश हथौड़ा, रेश हैमर, तो जो हथौड़ा है वो हमने ऊपर उठा रखा है, हैमर है उसको सिर्फ ऊपर उठा रखा है, वो मूव नहीं कर रहा है, जस्ट एक पोजीशन में उसको हमने उठा रखा है। तो रेस्ड हैमर है, इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी क्योंकि इसको ऊपर उठा रखा है, ये मूवमेंट नहीं हो रही है, किसी टाइप की कोई मूवमेंट यहाँ पे उसमें नहीं हो रही है। तो सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ फॉलोइंग कंटेन्स पोटेंशियल एनर्जी। जो नीचे चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें पोटेंशियल एनर्जी को कौन किसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी है वो परसेंट होगी। तो फर्स्ट ऑप्शन है अपने पास डैम वाटर, सेकंड है फ्लाइंग एरोप्लेन, थर्ड है फॉलिंग एयरक्राफ्ट, रनिंग रनर। रनर है वो दौड़ रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि वो मूव कर रहा है। फॉलिंग एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट गिर रहे हैं तो उसमें भी कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी होगी। फ्लाइंग एयरप्लेन, एयरप्लेन है वो भी उड़ रहा है, मूव कर रहा है, मूवमेंट हो रही है तो उसमें भी कौन सी एनर्जी होगी? जो काइनेटिक एनर्जी है वो होगी। और डैम वाटर, डैम वाटर है वो पानी एक जगह हमने इकट्ठा कर दिया है, वहीं पे उसकी जो मूवमेंट, वाटर की मूवमेंट है वो सिर्फ एक ही जगह पे जो भरा हुआ पानी स्टैग्नेंट वाटर है उसी के अंदर कुछ मूवमेंट हो रही है हल्की सी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पोटेंशियल एनर्जी। तो जो डैम वाटर में एनर्जी प्रेजेंट होगी वो होगी पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि जो वाटर की वेव्स है वो एक ही जगह पे मूव कर रही है जहां पे वो परसेंट है उसी के अंदर, वो आगे मूव करके उस क्रॉस कर, अगर बांध के अंदर जब पानी आगे मूव करवाया जाता है मशीन्स के थ्रू तो उस टाइम पे काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी क्योंकि वो एक स्पीड के साथ वहां से मूव कर रहा है और स्लोली एयर की वजह से वहां पे मूवमेंट चल रही है, वो पोटेंशियल एनर्जी में काउंट होगी। ए ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, विच ऑफ दीज कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन है जो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा? फर्स्ट ऑप्शन है मोटर, सेकंड है डायनेमो, थर्ड है बैटरी, फोर्थ है जनरेटर। तो डायनेमो और जनरेटर
इनमें तो जो फ्यूल पेट्रोलियम फ्यूल होता है उसका यूज किया जाता है, पेट्रोलियम फ्यूल का यूज किया जाता है। मोटर में इलेक्ट्रिसिटी है वो दी जाती है तभी वो चलेगी। बैटरी होती है, उसके अंदर केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं और फिर उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उन जो प्रेजेंट है बैटरी के अंदर केमिकल्स, उनसे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बनाई जाती है। तो सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी की हमें एसआई यूनिट यहाँ पर बतानी है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ओम मीटर, सेकंड है ओम, थर्ड है कूलम्ब और फोर्थ है एम्पियर। तो जो रेजिस्टिविटी है इसकी जो यूनिट होती है ओम मीटर होती है। रजिस्टिविटी की जो एसआई यूनिट होगी वो होगी ओम मीटर। फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फ्लेमिंग ने की थी या लैम्बल ने की थी या टेमिन ने की थी या फिर लीवनहुक ने की थी। तो जो लीवनहुक है उन्होंने किसकी खोज की थी, जो बैक्टीरिया है उसकी डिस्कवरी की थी और इनको फादर ऑफ बायोलॉजी माइक्रोबायोलॉजी भी बोला जाता है। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी किसको बोला जाता है, एंटोनी वॉन लीवनहुक को बोला जाता है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। ये क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे, माइक्रोबायोलॉजी का फादर किसको बुलाया जाता है। तो लीवनहुक को ही फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी बुलाया जाता है। तो डी ऑप्शन है वो यहाँ पे हमारा राइट आंसर होगा कि बैक्टीरिया की खोज किसने की थी, लीवनहुक ने। इसके साथ ही माइक्रोस्कोप की, इन्होंने अपना खुद का माइक्रोस्कोप बनाया था और उसी के थ्रू इन्होंने बैक्टीरिया की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ह्यूमन स्किन इज ह्यूमन स्किन क्या है, अ सेल, अ टिश्यू, एन ऑर्गन, नन ऑफ दीज। ह्यूमन स्किन है वो एक सेल है या फिर एक टिश्यू है या एक ऑर्गन है। तो ह्यूमन स्किन है वो एक ऑर्गन है, लार्जेस्ट ऑर्गन है हमारी बॉडी का जो स्किन होती है वो। सेकेंड लार्जेस्ट पूछ लिया, इंटरनल ऑर्गन्स में पूछ लिया जाए तो लीवर होगा लार्जेस्ट ऑर्गन, और ओवरऑल पूछ लिया जाए कि ओवरऑल बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर लार्जेस्ट ऑर्गन कौन सा होता है, तो वो होती है स्किन। स्किन है वो लार्जेस्ट ऑर्गन होगी। यहाँ पे अपना सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। लार्जेस्ट ग्लैंड पूछ लिया जाए या लार्जेस्ट इंटरनल ऑर्गन पूछ लिया जाए तो वो होता है लीवर। और ओवरऑल जो लार्जेस्ट ऑर्गन पूछ लिया जाए, जैसे कि यहाँ पे इस क्वेश्चन की जगह ये भी पूछ सकता था कि विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गन इन ह्यूमन बॉडी, और फिर ऑप्शन में दे देता स्किन, लीवर, तो वहां पे स्किन आता, क्योंकि स्किन है वो मतलब ओवरऑल बॉडी का पूछा गया तो उसमें स्किन। अगर इंटरनल ऑर्गन्स में पूछ ले या ग्लैंड्स में पूछ ले तो वो आएगा लीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोल्गी बॉडी इज ऑल्सो नोन एज। गोल्गी बॉडी को और क्या बोला जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो एक तो ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोला जाता है गोल्गी बॉडी को, गोल्गी बॉडी को ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल बोला जाता है। इसके अलावा, क्योंकि ये तो ऑप्शन नहीं है, ये तो निकनेम है गोल्गी बॉडी का, तो यहाँ पे राइबोकॉन्ड्रिया, मीजोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया या लिपोकॉन्ड्रिया। तो जो गोल्गी बॉडी है उसको लिपोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, क्योंकि गोल्गी बॉडी के अंदर वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। गोल्गी बॉडी के अंदर इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर होती है इसकी, ये हो गए इसके ट्यूब्यूल, और इस टाइप के इसके अंदर वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं सेल के अंदर, जो यूकैरियोटिक सेल्स होती हैं उनके अंदर। तो ये वैक्यूल्स होते हैं ना, इनके अंदर जो फैट का डिपोजिशन होता है, फैट को टेम्परेरी टाइम पे स्टोर करती है कौन, गोल्गी बॉडी के वेसिकल्स हैं वो। तो जो फैट है इसको और क्या बुलाते हैं हम, इसको लिपिड बुलाया जाता है। और लिपिड जो ऑर्गन स्टोर कर रहे हैं, जो सेल का ऑर्गेनल स्टोर कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, लिपोकॉन्ड्रिया। गोल्गी बॉडी का दूसरा नाम लिपोकॉन्ड्रिया क्यों है, क्योंकि ये लिपिड को स्टोर करती है अपने वेसिकल्स के अंदर। ठीक है, गोल्गी बॉडी का निकनेम दिया गया ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल। यूकैरियोटिक सेल्स में ये प्रेजेंट होती है, प्रोकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास, कैरेट इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन। कैरेट के अंदर कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विटामिन ए, सेकंड है विटामिन सी, विटामिन डी या विटामिन ई। तो विटामिन ए है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है, विटामिन विटामिन ए है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है किसके अंदर, कैरेट के अंदर। और जो कैरेट का रेडिश कलर होता है वो होता है बीटा कैरोटीन की वजह से।
बीटा कैरोटीन। और ये बीटा कैरोटीन क्या है? एक पिगमेंट है। बीटा कैरोटीन है वो एक पिगमेंट है जो कि रेड कलर जो है जो कैरेट का उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। बीटा कैरोटीन की वजह से जो कलर है कैरेट का वो रेड कलर का होता है। सबसे ज्यादा कौन सा विटामिन पाया जाता है? जो विटामिन ए है वो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर डाइजेशन प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू। डाइजेशन के बाद प्रोटीन है वो किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, किस फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाएगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है फैट, सेकंड है ग्लूकोज, थर्ड है अमाइनो एसिड, फोर्थ है सुक्रोज। तो जो प्रोटीन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अमाइनो एसिड में। जब कंप्लीट डाइजेशन होता है प्रोटीन का, कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब कंप्लीट डाइजेशन होगा वहां पे ये किस में कन्वर्ट हो जाता है? अमाइनो एसिड में। कौन से एंजाइम की हेल्प से? ट्रिप्सिन एंड पेप्सिन एंजाइम की हेल्प से इसका कंप्लीट डाइजेशन होता है। पेप्सिन एंजाइम, इन दोनों की ये दोनों एंजाइम्स है वो प्रोटीन का डाइजेशन में काम करेंगे। पेप्सिन स्टमक में, ट्रिप्सिन स्मॉल इंटेस्टाइन में, और इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं? अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं। फैट है वो फैटी एसिड में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज किसकी? कार्बोहाइड्रेट है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम न्यूट्रिटिव एलिमेंट एब्जॉर्ब्ड बाय ब्लड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल किसको बोलते हैं? जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट्स हैं उनको कंप्लीटली एक साथ बोले तो उसको एलिमेंट्री कैनाल बोला जाता है। माउथ से लेके एनस तक का जो पोर्शन है उसको कंप्लीटली क्या बोला जाता है? एलिमेंट्री कैनाल। जो भी डाइजेस्टिव पार्ट्स हैं वो सारे के सारे इकट्ठे हम उनको बोलेंगे एलिमेंट्री कैनाल। तो सबसे ज्यादा जो न्यूट्रिटिव फूड है वो कहाँ से ब्लड के अंदर मिक्स होगा? कौन से पार्ट से? एलिमेंट्री कैनाल के कौन से पार्ट से जो न्यूट्रिटिव फूड है वो ब्लड के अंदर उसकी मिक्सिंग होगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन है लार्ज इंटेस्टाइन, सेकंड है माउथ, थर्ड है स्मॉल इंटेस्टाइन एंड फोर्थ है स्टमक। तो जो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है यहाँ पे कंप्लीट डाइजेशन हो चुका होता है, और कंप्लीट डाइजेशन के बाद जो फूड है वो ब्लड के अंदर मिक्स होता है। कहाँ से? स्मॉल इंटेस्टाइन में। कभी भी ये नहीं बोलना है कि स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा, पेट में ही तो खाना पचता है। नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो छोटी आंत होती है उसमें कंप्लीट डाइजेशन होता है। तो कभी भी ये नहीं बोलना है कि स्टमक में कंप्लीट डाइजेशन हो जाएगा। और जो डाइजेशन की प्रोसेस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? माउथ से ही स्टार्ट होती है। वहां पे कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करते हैं स्लेवरी अमाइलेज जो एंजाइम प्रेजेंट होता है हमारे स्लाइवा के अंदर, जो कि स्लेवरी ग्लैंड है वो रिलीज करती है। तो डाइजेशन माउथ से स्टार्ट होता है। डाइजेशन कंप्लीट स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। फिर लार्ज इंटेस्टाइन का क्या काम रहेगा? लार्ज इंटेस्टाइन जो वेस्ट फूड बच गया हमारा उसमें अगर एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट है सिर्फ उसको एब्जॉर्ब करने का काम करती है। लार्ज इंटेस्टाइन जो वेस्ट रिलीज हो रहा है आफ्टर डाइजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, हमारी बॉडी जिसको डाइजेस्ट नहीं कर पाई या हमारी बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, वो वेस्ट फूड है, उसके अंदर अगर एक्स्ट्रा वाटर क्वांटिटी रिलीज हो गई है स्मॉल इंटेस्टाइन से तो उसको रीएब्जॉर्ब करने का, उस वाटर कंटेंट को रीएब्जॉर्ब करने का काम लार्ज इंटेस्टाइन का होता है। और स्टमक में हमें पता है कि प्रोटीन का डाइजेशन होगा पेप्सिन की हेल्प से, HCl वो वहां पे हेल्प करेगा। इतना ही चलता है यहाँ पे, काइम फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। तो जो कंप्लीट डाइजेशन का हुआ स्मॉल इंटेस्टाइन में हुआ, और जो ब्लड के अंदर फूड मिक्स हुआ आफ्टर डाइजेशन वो भी कहाँ पे? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। तो सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग एनिमल हैज स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन। कौन सा एनिमल है जिसकी जो इंटेस्टाइन है वो स्मॉल होगी? फर्स्ट ऑप्शन है काउ, सेकंड है रैबिट, थर्ड है लॉइन, फोर्थ है गोट। तो जो लॉइन होगा उसकी इंटेस्टाइन स्मॉल होगी। अब आप बोलोगे लॉइन तो इतना बड़ा जानवर है, उसकी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो स्मॉल क्यों होगी? तो जितने भी कार्निवोर्स होते हैं उनकी जो इंटेस्टाइन होती है वो स्मॉल होती है, क्योंकि ये क्या खाते हैं? फ्लैश और मीट जो होता है वो खाते हैं, ठीक है। और जितने भी हर्बीवोर्स होते हैं, मतलब जो शाकाहारी है, जो पेड़ पौधों को खाते हैं,
हर्बीवोर्स हैं वो क्या प्लांट्स को खाते हैं और उनकी जो इंटेस्टाइन है वो लार्ज होती है, क्योंकि प्लांट्स हैं उनके अंदर सेलुलोज प्रेजेंट होता है और उस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने के लिए ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ती है। इसलिए हर्बीवोर्स की हमेशा, जो पेड़ पौधों को खाने वाले जानवर है उनकी इंटेस्टाइन हमेशा लार्ज होगी, और जो कार्निवोर्स होते हैं मांसाहारी जिसको हम बोलते हैं, उनकी इंटेस्टाइन हमेशा स्मॉल होगी। तो यहाँ पे हमसे यही चीज पूछी गई है कि स्मॉलेस्ट इंटेस्टाइन कौन से एनिमल की होगी, तो लोइन की होगी। लोइन एक कार्निवोर्स है। काऊ, रैबिट एंड गोट ये तीनों के तीनों हर्बीवोर्स है, ये प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, और लोइन है ये कार्निवोर्स है, तो इसकी इंटेस्टाइन है वो स्मॉल होगी। हर्बीवोर्स की इंटेस्टाइन लार्ज क्यों होते हैं, क्योंकि सेलुलोज के डाइजेशन में एक्स्ट्रा स्पेस चाहिए, एक्स्ट्रा वर्किंग करनी पड़ती है बॉडी को, इसलिए उनकी जो इंटेस्टाइन है वो लार्ज होती है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ फॉलोइंग बोन इज कॉल्ड द कॉलर बोन? कौन सी बोन को कॉलर बोन बोला जाता है? तो अपनी कॉलर के पास में यहाँ पे एक हड्डी होगी, अपने ध्यान से देखना दोनों साइड में, जिसको ब्यूटी बोन भी बोलते हैं। तो ये जो यहाँ पे कॉलर के पास में जो बोन प्रेजेंट होते हैं, इस बोन को क्या बोला जाता है वो हमें यहाँ पर बताना है। एसिटेबुलम या पेल्विक या स्कैपुला या फिर क्लेविकल। तो जो पेल्विक है ये हमारे पेल्विक रीजन में प्रेजेंट होती है। स्कैपुला जो अपने सोल्जर वाली बोन्स होती है, दोनों सोल्जर्स की बोन होती है, उसको बोला जाता है। क्लेविकल है ये कहाँ पे प्रेजेंट होती है, जो कॉलर बोन है इसी का नाम है क्या, क्लेविकल। तो जो डी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस आर लोकेटेड इन। थैलेमस और हाइपोथैलेमस कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ब्रेन के कौन से पार्ट में प्रेजेंट होंगे? तो हमने पढ़ा है ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। ठीक है, 3 पार्ट होते हैं, उनमें से जो फोर ब्रेन है उसके मेनली 3 पार्ट होते हैं, फिर से वो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस और सेरिब्रम। तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। तो थैलेमस और हाइपोथैलेमस किसके पार्ट होंगे, फोर ब्रेन के पार्ट होंगे। जो फोर ब्रेन है उसके पार्ट होंगे थैलेमस और हाइपोथैलेमस। इसके अलावा सेरिब्रम भी फोर ब्रेन का पार्ट होता है। ब्रेन को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन और मिड ब्रेन। तो यहाँ पे हमें थैलेमस और हाइपोथैलेमस का पूछा गया, तो ये दोनों के दोनों किसके पार्ट है, फोर ब्रेन के पार्ट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, लीडिंग सेल्स आर प्रेजेंट इन। लीडिंग सेल्स है वो कहाँ पे प्रेजेंट होंगी, ओवरी में प्रेजेंट होगी या स्मॉल इंटेस्टाइन में या लीवर में या टेस्टिस में? तो जो लीडिंग सेल्स होती है ये जो मेल्स के अंदर टेस्टिस वाला पोर्शन होता है वहां पर प्रेजेंट होती है। टेस्टिस में भी सेमीफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, उनके अंदर लीडिंग सेल्स प्रेजेंट होती है और वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो रिलीज होते हैं उसमें हेल्प करती है। तो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा कि लीडिंग सेल्स कहाँ प्रेजेंट है, टेस्टिस के अंदर प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेम द वर्ड दैट डिफाइन द अमाउंट ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन द ब्लड। हमारे ब्लड के अंदर कितनी आरबीसी प्रेजेंट है? जब हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो वहां पे हमें अलग अलग अमाउंट मिलती है कि भाई इतने परसेंट आपके अंदर आरबीसी है, इतने परसेंट डब्ल्यूबीसी है, इतने परसेंट हीमोग्लोबिन प्रेजेंट है, इतने प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, सारी डिटेल्स हमें अलग अलग मिलती है। तो उसी में कि भाई कौन सा टेस्ट होगा जो हमारी आरबीसी काउंट को बताएगा कि इतना परसेंट आरबीसी हमारे ब्लड के अंदर मिक्स है, तो वो हमें यहाँ पर बताना है। हीमोग्लोबिन, हीमोपोइसिस या फिर हिमेटोक्राइट या फिर मायोग्लोबिन। तो जो हिमेटोक्राइट है, हिमेटोक्रिट ये जो वर्ड है ये कोई नॉर्मल वर्ड नहीं है, टेस्ट है, एक टेस्ट का नाम है जिसमें अगर ये टेस्ट हम करवाते हैं तो हमें अपनी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स हमारे ब्लड के अंदर कितनी परसेंट है, इरिथ्रोसाइट्स कितनी परसेंट है वो बता दिया जाता है। आरबीसी का ही दूसरा नाम क्या होता है, इरिथ्रोसाइट होता है। तो उसी के हेल्प से हमें पता चल जाता है कि आरबीसी है
वो कितने परसेंट प्रेजेंट होती है हमारे ब्लड के अंदर, कितने परसेंट प्रेजेंट है नॉर्मली। तो हिमेटोक्रिट टेस्ट है, उसके द्वारा हम इस चीज को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सी ऑप्शन हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्ट्रेक्शन ऑफ हार्ट इज ऑल्सो नोन एज। जो हार्ट है वो हमारा एक बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एक बार रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है। तो इस प्रोसेस के अंदर जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है हार्ट का, उसको हम क्या बोलते हैं? जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो सिस्टोल, सिस्टोल, एरिस्टोटल या फिर एरिस्टोटल, डायस्टोल या फिर लव। तो उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? सिस्टोल। कॉन्ट्रैक्शन सिस्टोल और रिलैक्सेशन डायस्टोल। और जो बीपी ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है वो हाई ब्लड प्रेशर हमारा 120 और लोवेस्ट जो ब्लड प्रेशर होता है वो 180 होना चाहिए। मतलब सिस्टोल 120 और डायस्टोल 80। नेक्स्ट क्वेश्चन है whose scientific name is Povocrates। कौन से एनिमल का नाम है पोवोक्रेस्टेसिस? साइंटिफिक नेम टाइगर, लॉइन, पिकॉक या रैट। तो जो पिकॉक होता है उसका साइंटिफिक नेम होता है पोवोक्रेस्टेस। तो जो पोवोक्रेस्टेस है ये किसका नाम होगा? पिकॉक का नाम होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास इन विच पार्ट ऑफ डाइजेशन सिस्टम अपेंडिक्स इज फाउंड। अपेंडिक्स है वो कौन से पार्ट में प्रेजेंट होगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। अपेंडिक्स कौन से पार्ट में प्रेजेंट है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के? माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन या फिर इसोफेगस। तो लास्ट पोर्शन होता है जो अपेंडिक्स, हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसके अंदर एक साइड एनएस ओपनिंग होती है और एक साइड में जो अपेंडिक्स है वो प्रेजेंट होती है। जब आप डायग्राम देखोगे डाइजेस्टिव सिस्टम का तो उसके अंदर लार्ज इंटेस्टाइन की एक साइड ओपनिंग एनएस में होगी और एक साइड जो एक छोटी सी इस टाइप की कुछ स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगी और उसी को हम क्या बोलते हैं? अपेंडिक्स बोलते हैं। तो जो लार्ज इंटेस्टाइन है डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होगी? अपेंडिक्स है वो प्रेजेंट होती है। तो सी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर होगा। अपेंडिक्स है वो हमारे किसी काम की नहीं है। हमारे एंसेस्टर थे जो अर्ली मैन था उसमें यूजफुल थी क्योंकि सेलुलोज के डाइजेशन में वो मेन रोल प्ले करते थे। और अर्ली ह्यूमन था वो क्या कच्चे फल फ्रूट वो खाता था, उसमें सेलुलोज की अमाउंट ज्यादा होती थी। आज के टाइम में हम जो अपेंडिक्स है उसको क्या बोलते हैं? वेस्टिजियल ऑर्गन की, मतलब जो हमारा एंसेस्टर था उसमें वो चीज यूजफुल थी लेकिन आज के टाइम में हमारे अंदर वो चीज यूजफुल नहीं है, वो पार्ट यूजफुल नहीं है, इसलिए उसको वेस्टिजियल ऑर्गन का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास व्हेन द करंट फ्रॉम द मेन is greater than 20 एम्पियर ओवरहीटिंग कैन कॉज फायर, व्हाट इज दिस कॉल्ड? मतलब एक वायर है उसमें से क्या हो रहा है? ब्लड फ्लो हो रहा है, कंटिन्यूअसली ब्लड फ्लो होता जा रहा है उसके अंदर। और एक जो नॉर्मल करंट फ्लो, सॉरी ब्लड फ्लो नहीं, करंट फ्लो हो रहा है, उसमें नॉर्मल से कितना ज्यादा दे दिया, 20 एम्पियर करंट उसको हम ज्यादा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अगर नॉर्मल एक करंट फ्लो हो रहा था उससे 20 एम्पियर हमने ज्यादा उसके अंदर से पास कर दिया तो क्या सिचुएशन कोज होगी? उसको हम क्या नाम देंगे? इलेक्ट्रिक शॉक, इलेक्ट्रिसिटी लोडिंग, ओवरलोडिंग या अडेयरनेस। तो उसको हम क्या बोलेंगे? ओवरलोडिंग। क्या नाम दिया जाएगा उसको? ओवरलोडिंग का नाम दिया जाएगा। तो सी ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस है वो हमने सोल्व कर लिए हैं। आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए कल की क्लास में भी हम कुछ एमसीक्यू है वो सोल्व करेंगे साइंस के। आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो में कुछ समझ में आया, इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज लाइक कर देना, शेयर कर देना और जो चैनल पे न्यू है वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।